हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। आज क्लास ज्योग्राफी का 2 मैं लेके आई हूँ। क्लास 6 का एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड है। कहने के लिए क्लास 6 है, लेकिन क्लास 11 जब आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी का तो उसमें भी अक्षांश चैप्टर है देशांतर, तो उससे भी मैंने कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो ओवरऑल आपको इस चैप्टर से दूसरे कहीं से भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें लाइन बाय लाइन मैंने इंक्लूड किया है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे पीडीएफ मैं शेयर कर दूँगी, तो उसको भी ज्वाइन कर लें। और ग्रुप डिस्कशन होता है रात में 9 बजे और दिन में 1 बजे, उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। ये सारा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग ग्रुप डिस्कशन में डिस्कस करते हैं और ऑप्शन के साथ करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। ये क्लास 6 का चैप्टर 2 है, जिसका नाम है ग्लोब परिणाम को अक्षांश एवं देशांतर। पहला पॉइंट है कि पृथ्वी के घूमने की दिशा क्या है। तो पृथ्वी के घूमने की दिशा है पश्चिम से पूरब। अगला है कि ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है कौन सी रेखा। तो एक अन्य काल्पनिक रेखा इसको कहते हैं, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत वृत्त भी कहते हैं या विषुवत वृत्त कहा जाता है। अगला पॉइंट है, इसमें देखिए मैं छोटे से छोटे पॉइंट को मिस नहीं की हूँ। मे बी आप एक बार लिख लेंगे तो हमेशा दिमाग में वो होगा, मिस करने से फिर वो मिस हो जाएगा। तो एनसीईआरटी कहीं आपको इस टाइप से लाइन बाय लाइन नहीं मिलेगा, तो इसको ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला है कि विषुवत वृत्त के ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं। तो विषुवत वृत्त के ऊपरी भाग को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि विषुवत वृत्त के दक्षिणी भाग को हम क्या कहते हैं। तो विषुवत वृत्त के दक्षिणी भाग को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अगला है विषुवत वृत्त के समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांश। अक्षांश अगर आप ऐसे गोलाकार में भरेंगे ना, तो इस टाइप से जो होता है वो अक्षांश होते हैं, और जो खड़ी रेखाएं होती हैं उसे हम लोग पड़ी रेखाएं अक्षांश और खड़ी रेखाएं देशांतर बोलते हैं। अक्षांशों को मापा जाता है, तो अक्षांशों को मापा जाता है अंश में। ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इजी है, लेकिन बहुत को नहीं पता होता है कि अक्षांशों को हम लोग कैसे मापते हैं। तो अक्षांशों को मापा जाता है अंश में। अगला है विषुवत वृत्त अक्षांश को दर्शाती है। क्या दर्शाती है, विषुवत वृत्त जो है अक्षांश को दर्शाती है 0 अंश पे। अगला है विषुवत वृत्त का माप कितना होता है। तो विषुवत वृत्त का माप होता है 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश होता है। जब आप एनसीईआरटी एक एक लाइन पढ़ेंगे ना, तो सारा क्वेश्चन वहीं से निकला। एक बार आप चेकआउट जरूर करिएगा। मे बी आपको डाउट 1% लग रहा है कि एनसीईआरटी है कि नहीं, तो आप क्लास 6 चैप्टर 2 निकालिएगा और अक्षांश देशांतर वाला पहला पेज निकालिएगा। मुझे लग रहा है पहला या दूसरा पेज में ये है, क्योंकि मैंने 3 दिन में इसको पढ़ा है दोनों किताब को, तो आपको ये मिलेगा एनसीईआरटी में। अगला है एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी कितनी होती है। तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर होती है, लेकिन सबसे बीच वाला जो भाग होता है, मतलब जैसे गोलाकार आप करेंगे, बीच वाला अक्षांश का भाग 2 अक्षांश को हम लोग करेंगे, तो उसका दूरी जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 111.3 किलोमीटर में। भी आगे आपको ये आएगा इसी क्लास में, तो उसको भी मैं ज़रूर बताऊंगी। अगला है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर स्थित है। तो महाराष्ट्र में चंद्रपुर कहाँ स्थित है। तो 20 अंश उत्तर में, 20 अंश उत्तर में। ये सारा चीज़ आगे आपको समझ आएगा कि कैसे, पहले आप पढ़ ले। देखिए ये मैंने बनाया है ग्लोब, एक तरह से ग्लोब के आकार का। अब देखिए ये बीच का भाग जो होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत वृत्त। आप ऐसे ही नोट्स बनाएं अपना। अब देखिए उसके ऊपर वाला भाग जो होगा ना, ऊपर और नीचे दोनों ही, उसके जस्ट ऊपर उष्णकटिबंधीय होगा, इसलिए कि ये भाग ना ज़्यादा गर्मीला होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। और विषुवत वृत्त के उत्तर में क्या होगा, कर्क रेखा, और दक्षिण में क्या होगा, मकर रेखा। देखिए उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में
मकर रेखा स्थित है। आपको ये भी पूछेगा कि ग्लोब के उत्तर में या दक्षिण में कर्क रेखा स्थित है, तो आप ऐसे इसको बना सकते हैं। उसके ऊपर वाला जो भाग होता है उसे बोलते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। मतलब ये यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंड होता है, इसलिए उसको उत्तरी, ये तो उत्तर भाग है इसलिए उत्तरी बोला गया, शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है। अब देखिए, इस भाग को ना उत्तर ध्रुव कहा जाता है, उसी तरीके से इस भाग को दक्षिण ध्रुव वृत्त कहा जाता है। और यहाँ पे उत्तरी शीत कटिबंध, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड होता है ऊपरी भाग में, तो इसको पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग में ठंड ज़्यादा होता है, तो उसको शीत कटिबंध बोला जाता है। विषुवत कितने डिग्री पर है, तो 0 डिग्री पर। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर हो जाएगा। वहीं पर ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में होगा, नीचे वाला दक्षिण में। जितना भी नीचे वाला होगा दक्षिण होगा और जितना भी ऊपर वाला में होगा उत्तर होगा। आगे का क्वेश्चन है कि उष्ण कटिबंध क्षेत्र है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसको बोलते हैं, तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में सिर के ठीक ऊपर होता है। जैसा कि मैंने आपको जस्ट बताया है कि कर्क रेखा और मकर रेखा, उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा ना, उसके बीचों बीच जो अक्षांश होता है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया है। यहाँ फिर से आप देखना चाहें तो एक बार देख लें कि कर्क रेखा और मकर रेखा के ठीक बीचों बीच उष्ण कटिबंधीय होता है। क्यों होता है, तो ये सूर्य ना इसके ठीक सिर के ऊपर होता है, इसीलिए। यहाँ देखिए बताया है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में सिर के ठीक ऊपर होता है। यही कारण है कि यहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, उसे हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अगला है कि ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें पड़ती है, कैसी पड़ती है, तो ध्रुव के, आप देखेंगे ग्लोब थोड़ा सा झुका हुआ है, तो ध्रुव की उसे घुमाने के लिए वो कील लगाया जाता है। ऐसे पृथ्वी में कील है नहीं, लेकिन उसको कील लगा के बस सपोर्ट दिया जाता है कि उसको हम लोग मूव कर पाए। तो ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें पड़ती है, थोड़ी तिरछी पड़ती है। अगला है, देखिए क्लास 11 का एनसीईआरटी से मैंने ये लाइन लिया है, ये वाला, कि अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है, तो अक्षांशों की कुल संख्या 181। ऐसे देखिए समानांतर अक्षांश पूछेंगे ना, तो वो है 179, यानी 179। 179 है समानांतर अक्षांशों की, लेकिन कुल संख्या अगर पूछेगा तो 181 है। अक्षांश समानांतर बिल्कुल आ ही गया, ये क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट बताया कि अक्षांश समानांतर की कुल संख्या कितनी है। अगर समानांतर बोलेगा तो 179 यानी 179 है। अब देखिए, ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, पूछा गया है, क्योंकि बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप स्किप मत करिएगा। क्योंकि 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव व 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव पे रेखा नहीं है, बिल्कुल बिंदु है, तो बिंदु को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे समानांतर रेखा बोलेगा तो समानांतर रेखा 179 है, लेकिन कुल रेखा कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। बिल्कुल इसको कभी कंफ्यूजन मत होइएगा समानांतर में और कुल में। अगला है कि अक्षांश कितने डिग्री के अंतराल पे खींचते हैं मतलब अक्षांश को हम लोग कितने डिग्री के अंतराल पे जब अक्षांश खींचते हैं ना, तो उसको कितने, जैसे ऐसे 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 हम लोग खींचते हैं ना गोल करके, ये देशांतर है, ये आप देख रहे हैं देशांतर, तो इसी टाइप से ऐसे अक्षांश खींचा जाता है ऐसे, क्योंकि कितने डिग्री के अंतराल पे खींचा जाता है, तो 1 डिग्री के अंतराल पे इसको खींचा जाता है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी, बिल्कुल पिछले बार भी मैंने बताया कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है, लेकिन ये बीच वाला जो भाग होगा ना, जैसे ये वाला और ये वाला, तो ये 111.3 किलोमीटर होगा, आगे कहीं ना कहीं वो होगा। तो अब देखिए देशांतर के बारे में, टोंगा द्वीप स्थित है कहाँ पे, एनसीईआरटी का लाइन है अक्षांश देशांतर वाले टॉपिक में, तो टोंगा द्वीप स्थित है प्रशांत महासागर से, इसीलिए मैंने इसको स्किप नहीं किया, मैंने इसको लिखा है कि मैं भी पूछ देगा तो क्या करेगा इंसान। टोंगा द्वीप कहाँ स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला है अक्षांश की रेखा खींची होती है, तो अक्षांश की रेखा जो खींची होती है ना, उत्तर से दक्षिण, आप देख सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण ही खींची जाती है। देशांतर की रेखा खींची जाती है पूरब से पश्चिम, बिल्कुल पूरब से पश्चिम देशांतर की रेखा खींची जाती है, इसको भी आप लिखिएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन बीपीएससी में देखा गया है कि
अक्षांश की रेखा कैसे खींची जाएगी, देशांतर की कैसे खींची जाएगी। आप देखिए ग्रीनिच, ये ग्रीनविच हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन एनसीईआरटी को खोल के देखेंगे तो ग्रीनिच लिखा हुआ है, या यमनोत्तर भी इसको बोलते हैं। तो ग्रीनिच शुद्ध है ग्रीनिच ही, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं ग्रीनविच, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है। स्थित है तो ये ब्रिटिश यानी लंदन में राजकीय वेधशाला, ये पूछ सकता है कि ग्रीनविच रेखा कहाँ स्थित है, या यमुनोत्तर पूछेगा वो कहाँ स्थित है, तो ब्रिटेन में, और वो लंदन में है। राजकीय वेधशाला के समीप ये खींचा हुआ है। प्रमुख यमुनोत्तर रेखा स्थित है तो 0 डिग्री देशांतर पर ये स्थित है प्रमुख यमुनोत्तर रेखा, जो कि पूर्व में 180 डिग्री और पश्चिम में 180 डिग्री होता है। आप देख के देखें, ये है देशांतर रेखा, तो पूरब में 180 डिग्री खिंचाएगा और पश्चिम में 180 डिग्री खिंचाएगा। इसमें यमुनोत्तर रेखा के बीच की दूरी विषुववृत्त पर सबसे अधिक होती है। बिल्कुल, यमुनोत्तर रेखा के बीच की दूरी जो विषुववृत्त पे होता है, तो विषुववृत्त पे जो यहाँ पे विषुववृत्त है, तो उस पे जब होगा तो उसका कितना किलोमीटर होगा, अभी मैंने आपको बताया है। देखें यहाँ पे आ भी गया वो क्वेश्चन, मे भी मुझे ऊपर थोड़ा करना था, मैंने किया नहीं, सॉरी इसके लिए। पढ़ाने के चक्कर में थोड़ा सा मैं मग्न हो जाती हूँ। ये देखें, यमुनोत्तर रेखा के बीच की दूरी विषुववृत्त पर सबसे अधिक होती है, तो 111.3 किलोमीटर, अभी मैंने जस्ट बताया है आपको। कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती है, तो जैसे अक्षांश रेखाएं कुल होती है 181, वैसे ही कुल देशांतर रेखाएं होती है 360। लेकिन देखें, अगर आपको अक्षांश समानांतर रेखाओं की कुल संख्या पूछेगा तो 179 यानी 179 आपको याद रखना है, उसको आप मिस मत करिएगा। और देखें, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है, तो घड़ी आप नहीं बोल सकते हैं, ऑप्शन में वो भी रहता है। तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है, पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति। ये सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने एक बार पढ़ा है जरूर कहीं प्रीवियस ईयर में ये चीज़, कि समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या, तो ऑप्शन में घड़ी भी था, लेकिन नहीं, उसमें पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति ये आंसर होगा। ये एनसीईआरटी का लाइन है, मे बी जो भी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ता है उसको समझ में आता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। यही पूछ देगा ना तो बोलेंगे अपने मन से बना के पूछा है, नहीं, एनसीईआरटी का है तभी पूछा है। अगला है पृथ्वी चक्कर लगाती है। पृथ्वी चक्कर लगाती है पश्चिम से पूरब। आप सभी को पता है कि पृथ्वी के चक्कर लगाने की दिशा क्या है, पश्चिम से पूरब, लेकिन 2 ग्रहों को छोड़कर, आगे से दूसरा ग्रह और पीछे से दूसरा ग्रह, तो उसको छोड़ के ना सभी ग्रह क्या लगाते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं। अब आगे से दूसरा ग्रह कौन है, तो शुक्र है, और पीछे से दूसरा ग्रह कौन है, तो अरुण। शुक्र और अरुण को छोड़ के सभी ग्रह क्या करते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं। और उसको छोड़ के सब कोई पश्चिम से पूरब लगाएंगे, और अरुण और शुक्र ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों पूरब से पश्चिम चक्कर लगाएंगे। आगे पढ़ें कि ग्रीनविच के पूर्व भाग का समय क्या होता है, तो ग्रीनविच जब रेखा खींची जाती है ना कहीं भी, मैंने जैसे इसी को माने, चले एक और मैं खींच देती हूँ। अगर ये है पृथ्वी, यहाँ पे संपूर्ण पृथ्वी, यहाँ पे ग्रीनविच रेखा खींची हुई है, तो क्या बोल रहा है कि ग्रीनविच के पूरब का भाग आगे होगा, यानी इधर का भाग जो भी देश आएंगे ना, इसमें प्लस होगा और इसमें माइनस। यानी कि अगर यहाँ पे ग्रीनविच पे 12 बज रहा है, तो यहाँ पे इससे 12 से ज़्यादा बज रहे होंगे, और पीछे वाले देश में 12 से कम बज रहे होंगे। देखिए मैं समझाऊंगी इसको, बहुत अच्छे से मैंने लिखा है, ये सीटेड में भी पूछता है। ये दोनों आप समझ गए होंगे कि ग्रीनविच के पूर्व भाग का समय आगे होगा और ग्रीनविच के पश्चिम भाग का समय पीछे होगा। उसके बाद है कि पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती है कितना डिग्री, तो पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितना घूमेगी सबको पता है, 360 डिग्री घूमती है। तो आप बताएं कि अगर वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमेगी तो 1 घंटे में कितना घूमेगी। मैथ इतना तो कमज़ोर किसी का नहीं होगा, तो 360/24 कर देंगे हम लोग, 24 कर देंगे तो 15 डिग्री, यानी पृथ्वी ना 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। तो 4 मिनट में कितना घूमेगी, तो आप 60/15 कर दें, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो हमको कितना निकालना है, तो 4 मिनट का,
तो उसको 4 से भागा कर दें, तब 15 चौके 60, यानी 4 मिनट में 1 डिग्री वो घूमेगी। आई होप आप समझ पाए होंगे इसको। और उसके बाद है कि ग्रीनविच में अगर 12 बजेंगे, अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री ग्रीनविच, आप देखें 15 डिग्री ग्रीनविच यानी 1 घंटा हुआ ना, 15 डिग्री में 1 घंटा हमने निकाला था, तो 15 डिग्री ग्रीनविच के पूरब में कितना होगा, तो पूरब में देखें कितना होगा, तो प्लस करना है हमें। तो यहाँ पे 1 घंटा निकला है, तो ग्रीनविच में अगर 12 बज रहा है तो यहाँ प्लस में 1 घंटा आगे आ जाएगा पूरब में, तो यहाँ पे 1 बज जाएगा। और यही अगर पश्चिम में पूछेगा तो 12 बज रहा है ग्रीनविच पे, तो 15 डिग्री निकालने के लिए मैंने बताया ही आपको। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, एक बार फिर इस पे वीडियो एक बना दूँगी मैं 2-4 एग्जाम्पल के साथ। तो 15 डिग्री अगर पश्चिम होगा, यहाँ पे पूरब होगा, तो प्लस हो जाएगा 1 घंटा, क्योंकि 15 डिग्री हमने 1 घंटा में निकाला है। और अगर पश्चिम होगा तो माइनस हो जाएगा। इसमें अगर 30 डिग्री होगा तो उस टाइप से आप निकाल लेंगे। तो ग्रीनविच में 12 बजे हैं, तो ग्रीनविच के पूरब 15 डिग्री में 1 बजेगा, और ग्रीनविच 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के पश्चिम में 15 डिग्री 11 बजेगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। अगला है कि भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में अंतर कितना है, ये पूछता है क्वेश्चन। सीटेट का भी ये फेवरेट क्वेश्चन है कि भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में अंतर कितना है, तो 1 घंटा 45 मिनट का है। भारत में यामोत्तर माना जाता है कितना डिग्री, तो 62.5 डिग्री, जैसे कि 62 डिग्री 30 मिनट पूर्व भी आप बोल सकते हैं इसको। और रूस में यामोत्तर माना जाता है या ग्रीनविच आप बोल सकते हैं, दोनों एक ही हैं। तो ग्रीनविच माना जाता है 11 मानक को। आई होप आप मेरा ये छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। आपको ये 16 मिनट में मिला है और मुझे ये 3 दिन पढ़ना पड़ा है, पूरा किताब में छान के ये क्वेश्चन को निकालना पड़ा है। तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करिए। मैं भी जो भी अब सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी, उनको ये बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के। और पूछता भी है इससे क्वेश्चन, क्लास 6 to 8 में पूछता है, तो उसको भी शेयर ज़रूर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। अगला क्लास मैं जल्द ही डालूंगी तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और ग्रुप डिस्कशन 9 बजे रात में और 1 बजे दिन में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा। 1-2 चैप्टर और डालने दें, इसमें थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन अगला चैप्टर जल्द ही आएगा। मे बी अब छोटा छोटा चैप्टर है, पहला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था, दूसरा भी थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन तीसरा से थोड़ा छोटा छोटा आएगा। तो मुझे लग रहा है 10-12 मिनट में वो वीडियोस ख़त्म हो जाएगा। मे बी मुझे पढ़ने में 1 दिन 1.5 दिन लगेगा उसको, लेकिन ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। जल्द ही एक वीडियो के साथ आप सबके सामने आऊँगी। थैंक यू सो मच।